राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और दूसरे चरण में 13 सीटें हैं। उनमें कई ऐसे दिग्गज हैं जो फिलहाल फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सीटों में अगर बात करें तो 13 की 13 बीजेपी के पास है। अब की बार टक्कर कांग्रेस दे रही है, साथ ही सहयोगी दल भी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव लड़ना जानती है। ऐसे में दूसरे चरण में भी कुछ न कुछ नया कर सकते हैं। दूसरे चरण की बात करें तो जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। कोटा से ओम बिरला की सीट भी यही है। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ की सीट यानी सीपी जोशी भी दूसरे चरण में ही अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। चुनाव बेहद फंसा हुआ है। इसमें क्या है समीकरण, उन पर राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में करेंगे बात। आप राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, हमारी सूचनाएं आप तक पहुंचती तो रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास मेहमान की, वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर और दिल्ली की सियासत की हर बारीक नजर पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स की। सबसे पहले बात जोधपुर की। जोधपुर में करण सिंह उचियार्डा अपनी टिकट मिलने के बाद से उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सीधा मुकाबला है। चुनावी सभाएं, नामांकन की बात करें या उसके बाद उचियार्डा के भाषण काफी चर्चित हो रहे हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार अपने कैबिनेट मंत्री के ओहदे और इसके साथ जनता की सेवा का वादा करके जोधपुर में जमे हुए हैं। जोधपुर की सीट बीजेपी की मानी जाती है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा सियासी है। इस सियासी माहौल में क्या समीकरण बैठ रहे हैं विवेक जी? देखिए अंकित, जोधपुर में जब करण सिंह उचियार्डा को टिकट मिली उस दिन माहौल कुछ अलग था, क्योंकि उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के बीच भी अदावत काफी चरम पर पहुंच गई थी, जो फिर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में ठीक हो गई और उसके बाद दोनों नेता राम लक्ष्मण की जोड़ी बनाकर आजकल फील्ड में नजर आ रहे हैं। कहावत ध्यान आ जाती है, रहमन धागा प्रेम का। जी बिल्कुल, भाई समझ गए होंगे बाकी। बिल्कुल भाई, करण सिंह उचियार्डा देखिए पिछले 25 साल से राजनीति में है। वो लोहावट से टिकट मांगते थे, उसके बाद उन्होंने लूणी से भी प्रयास किया, फिर उनको टिकट नहीं मिलने के पीछे अक्सर कारण आता था कि वो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं। लेकिन इस बार एक दिलचस्प बात हुई कि जोधपुर, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ कहा जाता है कि वहां तो गहलोत ही कांग्रेस है, लेकिन वहां पे सचिन ने अपने आदमी को टिकट दिलवा दी। करण सिंह उचियार्डा टिकट मिलने के बाद काफी उत्साही और मजबूती से चुनाव लड़ने जोधपुर पहुंचे। उन्होंने अपना जो प्रचार अभियान है वो एकदम योद्धा के रूप में चल रहे हैं। चुनाव कैंपेन में कहीं कमी नहीं है, लेकिन करण सिंह उचियार्डा के साथ जो समस्या आ रही है कि कांग्रेस के सारे नेता उनके साथ नहीं जुट रहे। करण सिंह तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो नेताओं की फौज चाहिए उनको, वो थोड़ा उतनी नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं अब अशोक गहलोत, उनका ध्यान केवल जालोर सिरोही पे है। जोधपुर के बीच में एकमात्र विधायक हैं, बैठ के कुछ करवाई थी नहीं, केवल एक बैठक हुई, लेकिन कुछ ऐसा उसका रिजल्ट नहीं दिखा। जोधपुर के आपको बताऊं कि एकमात्र कांग्रेस विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन उनका अधिकतर समय या तो जयपुर में गुजरता है या जालोर में। जोधपुर में जो वैभव गहलोत के लिए मेहनत की थी वो अशोक गहलोत इस बार जोधपुर में नहीं करके जालोर में कर रहे हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से जालोर में है। ठीक है, अपने पुत्र को सेटल करना चाहते हैं, तो इसलिए वो जालोर सिरोही के जाके वहां पे उन्होंने कहा भी एक हमने सौंप दिया। फिर आते हैं जोधपुर पे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों अपना कैंपेन जब शुरू किया तो ये कहा जा रहा था नाराजगी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अंकित, वो नाराजगी दूर करते चले गए। आज की स्थिति में जो पहले कहा जा रहा था कि बिश्नोई समाज के कुछ नेता थे, वो कह रहे थे कि नहीं, आरक्षण को लेके इन्होंने मदद नहीं की, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई उसके बाद जो बिश्नोई नेता हैं वो पूरी तरह से एकजुट होकर लग गए हैं। राजपूत जो नेता हैं वो भी पूरी तरह से, जो अलग अलग छोटे छोटे संगठन हैं वो लग गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को भविष्य में जो माना जा रहा है कि वो
जसवंत सिंह जसौल जिस जगह पे पहुंचे थे, कि शायद उस जगह पहुंचेंगे, इसलिए एक इस चीज का फायदा मिल रहा है। सामाजिक तौर पर पहुंचेंगे या राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पे। राजनीतिक तौर पे जसवंत सिंह जसौल की भूमिका सामाजिक तौर पर भी उतनी मजबूत थी, राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पे, क्योंकि देखिए आज बात करें तो एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र की मोदी सरकार में आज, और ये तय माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि अभी तो यही चर्चा है, जो भी एग्जिट पोल या जो भी बात करें, यादव भी आगे हैं ऐसे में कहीं आगे जब, लेकिन बतौर राजपूत चेहरे इनका क्लेम ज्यादा आगे है। और गजेंद्र सिंह शेखावत पे चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्रिय माने जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी करीबी माने जाते हैं, तो आपने देखा होगा अमित शाह खुद आए थे जोधपुर, पूरा दिन जोधपुर गुजारा और बूथ लेवल के वर्कर से बात की और सबको चार्ज करके गए। तो जोधपुर सीट पे लेकिन बीजेपी की साख दाव पे लगी है। विवेक जी बता दूं कि बीजेपी की सूची में जोधपुर की सीट थोड़ी संकटग्रस्त है। जी बिल्कुल संकटग्रस्त हुई उनको, बिल्कुल चिंता हुई। और उसके बाद आपने देखा हो तो लगातार जो नेताओं के दौरे छोटी छोटी टुकड़ी में बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी ने वहां पे जो मैकेनिज्म किया वो ये कि जो नाराज थे उनको मना के लाया गया वापस। जो नाराज नेताओं की एक लंबी लिस्ट थी किन्हीं कारणों से, तो उनको मना के वापस लाया गया। उससे काफी कुछ स्थिति ठीक हो गई है। हालांकि करण सिंह उचियाडा की मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर कांग्रेस एकजुट होकर लगती है, जो अभी नहीं नजर आ रहा है फील्ड में, तो एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। जी, आपकी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, बाड़मेर की। जी, सबसे चर्चित उम्मीदों में वहीं विधायक अब सांसद बनने की दौड़ में है, 2 हैंडपंप भी चर्चा में है, केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, वो भी अब लड़ रहे हैं। ये लड़ाई त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ गई है। देश दुनिया की निगाहें भी आ गई हैं, जो भीड़ उमड़ रही है नामांकन सभाओं में। एक भीड़ जुटाकर भी शांत है, दूसरे उस भीड़ को अपने उस नजरिए से ले रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सियासत इस बार, क्योंकि हर बार चौंकाती है, शांत चुनाव तो कभी आपके इलाके का रहा नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं, बाड़मेर हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अंकित, बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव इस समय चर्चा में है, बालोतरा भी जोड़ दिया, बिल्कुल बालोतरा भी एक नया जिला बना है, लेकिन जो की वजह से वो वोटों की वजह से, क्योंकि लोकसभा बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव आयोग के अनुसार है वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा है आज। तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव आज जिन कारणों से चर्चा में है, उसमें प्रमुख कारण है रील। ये एक नया परिदृश्य है राजनीति में, जिसमें कहते हैं कि भीड़ दिखाते हुए रील देख के काफी चर्चा में आ गए हैं। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव इस बार बहुत अलग हो रहा है। इसका एक कारण है, जो दिल्ली से या जयपुर से देखते हैं बाड़मेर जैसलमेर कि रेगिस्तान होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत पिछड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर आज की तारीख में स्थिति बदल गई है। क्या नहीं है बाड़मेर जैसलमेर में? खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। वहां कोयला भी है, वहां जिप्सम भी है, वहां बजरी भी है, वहां पत्थर भी है, वहां क्रूड ऑयल भी है, वहां गैस भी है, वहां एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी HRRL की निर्माणाधीन है, वहां केन हब बनने जा रहा है, पेट्रोकेमिकल हब बनने जा रहा है, केन एनर्जी जैसी बड़ी वहां पे है संस्था, जिंदल वहां पे है, सौर ऊर्जा वहां पे है, पवन ऊर्जा वहां पे है। तो काम इतना ज्यादा है। दूसरा, 2 नहर वहां जब से आई, इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर, तो वहां पे खेती भी काफी अच्छी होने लगी। जीरा, इसबगोल, खजूर, अनार, ये वहां की पैदावार, बम्पर पैदावार हो रही है। कई किसान ऐसे हैं जो आलू भी उगा रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका जी। तो बाड़मेर जैसलमेर दूसरा सबसे बड़ा कारण, बाड़मेर जैसलमेर चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, हरियाणा पूरा राज्य जितना क्षेत्रफल है उतना केवल बाड़मेर जैसलमेर है उनके जी। दूसरा, वहां पे इन दिनों एक माफिया सब थे, वो माफिया काफी पनप गए, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो नशा माफिया हो, जो नशे के सौदागर हैं, नशा बेच रहे हैं। वही अभी एक हाल ही में मामला सामने आया, तो हथियारों के तस्कर भी वहां पे अब दिखने लगे हैं। वो मामला अभी जांच में है कि कैसे आधुनिक हथियार और इतने हथियार वहां पहुंच गए। तो ये जो
सीट है काफी रोचक इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे आर्थिक संपन्नता बहुत तेजी से बढ़ी है और जो लड़ाई है वो वर्चस्व की है अब। और वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरह से अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है ये तो जांच का विषय है, शायद चुनाव आयोग की नजर पड़े कभी। लेकिन दूसरा, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी शिव से अभी हाल ही में 3 महीने पहले विधायक चुने गए। निर्दलीय चुने जाने के बाद वो लगातार कोशिश करते रहे कि भाजपा उन्हें एडजस्ट कर ले। जी। भाजपा ने प्रयास भी किया, एक आध बार वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ चार्टर में भी नजर आए, लेकिन कहा जाता है कि बात कुछ बनी नहीं। अंदर खाने तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सपोर्ट ही मिल गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सोर्सेस तो हमेशा हर विषय को क्लियर करता है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। आप क्षेत्र से आते हैं। जी, क्योंकि एज पर जो सोर्स का कहना है कि कमिटमेंट हो गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई थी, लेकिन फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि वो उस कमिटमेंट उनका आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ ना कुछ बात हुई होगी, यूं ही कोई बागी नहीं बन जाता। तो रविंद्र ने एक उम्मीद लोगों में पैदा कर दी है कि वो काम करा सकते हैं। मूलभूत हेडपंप लाए थे वो तो बिल्कुल बतौर उम्मीद, हकीकत अलग है, उम्मीद अलग हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद में तो हम दो दुनिया में जी रहे हैं। तो एक रिपोर्ट मैंने वो भी देखी कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने तो बिना कुछ बने ही स्मार्ट क्लासेस बनवा दी अपने। बिल्कुल, और इस वजह से वो चाहते भी हैं। शिक्षा की बात कर रहा है पहला उम्मीदवार कि मैं इस क्षेत्र को शिक्षा दूंगा, तो वो वाली चीजें भी कर रहे हैं। देखिए, दुनिया से बेहतर है शिक्षा। हम दो दुनिया में जी रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर जी। एक रील की दुनिया है जिसमें लगता है कि केवल संसद में जाके तुरंत काम हो जाएगा। जी। एक रियल की दुनिया है जिसमें ये वास्तविकता है कि पानी पहुंचाने के लिए तो पानी तो पाइप से ही जाएगा। पाइपलाइन नहीं आएगी या नहर नहीं आएगी जब तक वो पानी वहां पहुंचेगा नहीं। केवल एक मोबाइल में दिखा देने से शायद पानी वहां पहुंचेगा नहीं। उमेदराम बेनीवाल बहुत देखिए संजीदा इंसान है और बहुत सीधी और एक साफ छवि उनका। कोई आप एक बयान नहीं देखा होगा आपने, कोई बयान ऐसा मैंने नहीं सुना कि किसी में किसी जाति को टारगेट किया हो। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि वो आज तक विधायक बने ना सांसद बने, लेकिन उस आदमी ने बायतू की अधिकतर स्कूलों में, अंकिता आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद जयपुर की स्कूलों में वो एजुकेशन के लिए वो बोर्ड यूज नहीं होते हैं जी, डिजिटल बोर्ड, वो डिजिटल बोर्ड वहां बायतू के धोरों की स्कूलों में उन्होंने अवेलेबल कराए। और एक स्कूल में ही नहीं, कई स्कूलों में, बायतू विधानसभा की मैं अगर कहूं तो अधिकतर स्कूलों में उन्होंने ये बतौर बामासा अपनी ओर से स्कूलों में भेंट किए हैं। और जरूरत पड़ने पे कभी वो लाइब्रेरी में बुक्स, शिक्षा संबंधित काम लेकर कोई भी उमेदराम बेनीवाल के पास जाता है तो कहा जाता है कि वो खाली हाथ नहीं आता है, क्योंकि बेहद उमेदराम बेनीवाल सामान्य परिवार से उठे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसी की एक पहचान उनको मिली है कि उमेदराम हमारे मारवाड़ में एक कहते हैं, एक शब्द में ये पूरा करके, उमेदराम सीधो आदमी है जी, ओके ऊंधो नी के जी। क्या वहां पे लगता है वो कांग्रेस भी एकजुट है? जो जोधपुर में आप कह रहे थे उससे उलट है वहां पर, ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए हेमाराम चौधरी का असर दिख रहा है पूरा, हरीश चौधरी है ही। देखिए पहली बार ये हो रहा है कि उमेदराम बेनीवाल के आने के बाद कांग्रेस एकजुट है, क्योंकि उमेदराम बेनीवाल हरीश चौधरी के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अगर हरीश चौधरी कोई अपना उम्मीदवार लाते तो वो टैग होता कि हरीश चौधरी लाए हैं, तो सामने वाला खेमा एक खेमा अलग होता। तो इस बार ये नहीं है, इस बार पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव मैदान में है बाड़मेर जैसलमेर में। चाहे वो फकीर परिवार हो, चाहे फतेह खान हो। आमीन खान हालांकि कुछ नाराजगी जता के उमरा के लिए जा चुके हैं, लेकिन आमीन खान का असर पहले तो क्या ना, बिल्कुल ईश्वर के दरवाजे पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता तो उसका कुछ खास नहीं है, क्योंकि फतेह खान, इधर गफूर जो अब्दुल हादी परिवार के आते हैं, उनके लड़के हैं, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया है। गोपाराम मेघवाल को जिलाध्यक्ष बना दिया है। तो माइनॉरिटी, एससी और जाट का एक जो समीकरण बन रहा है, उससे ग्राउंड पे उमेदराम आज की तारीख में मजबूत स्थिति में। बात छोटा की और कैलाश चौधरी के लिए भी हम बात अगर नहीं करेंगे पूरी तो लोकसभा की चर्चा पूरी नहीं होगी। कैलाश चौधरी भी बिल्कुल केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है वो मोदी के मंत्री हैं। और देखिए मोदी जी जा भी रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं। और आज जब हम बात करें तो
बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो भी बाड़मेर जाके आ गए, भजनलाल शर्मा भी अभी 2 दिन पहले जाके आए हैं। दौरे लगातार नेताओं के बढ़ रहे हैं। वहां पे भी कैलाश चौधरी भी अभी मुकाबले से बाहर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कैलाश चौधरी के साथ बीजेपी है और बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी आने हैं। तो प्रधानमंत्री जब सभा करेंगे, जो इनके छोटी छोटी नेताओं की टुकड़ी वहां पे बाड़मेर जैसलमेर में अब डिप्लॉय की जा रही है, तो वो भी एक असर करेगी। 17 तारीख को रामनवमी है, तो भावनाएं जग जाएं तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी हालांकि तीनों उम्मीदवार को जब देखते हैं तो उम्मीदवार राम बेनीवाल को एज है। जी, बात बांसवाड़ा की कर लेते हैं। एसटी सीट है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय आ चुके हैं मैदान में और वहां पर चर्चा राजकुमार रोत की भी है। कनकमल कटारा की बात करें तो उन्हें अब की बार टिकट नहीं। क्या लगता है वहां पे समीकरण कुछ डिफरेंट हो रहे हैं और बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं भी इस दौरान हुई है। समर्थन कांग्रेस सीधे तौर पर देती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है आपको बांसवाड़ा में इस बार कुछ डिफरेंट हो सकता है? बांसवाड़ा की भी स्थिति बड़ी अलग ही है। राजकुमार रोत ने जो नामांकन दाखिल किया उसमें एक बड़ी भीड़ करके उन्होंने अपना लोहा मनवाया, लेकिन फिर महेंद्रजीत मालवीय ने भी भीड़ जो की वो भी कम नहीं थी। कांग्रेस के लिए वहां पे अलग ही है। कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार दिया, उन्होंने फॉर्म भरा और जब दिल्ली ने गठबंधन करके कहा कि नामांकन वापस ले लो तो कहते हैं कि उम्मीदवार ही गायब हो गया जी। तो कांग्रेस वहां पे बड़ी अलग विकट स्थिति में फंसी है, क्योंकि दिल्ली ने तो गठबंधन कर दिया, लेकिन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का कांग्रेसी नेता है वो उससे सहमत नहीं है और उसका फायदा कहीं ना कहीं महेंद्रजीत मालवीय को मिल सकता है जी। हालांकि राजकुमार रोत पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं, लेकिन जो महेंद्रजीत मालवीय के साथ एज है वो ये है कि वो एसटी वोटों में तो असर रखते ही हैं, लेकिन जो एसटी के अलावा जो मतदाता है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है उस क्षेत्र में, तो वो एक सीधा बड़ा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राजकुमार रोत अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर रियल में बात करें वहां की तो महेंद्रजीत मालवीय को एज है। चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष हैं और उदयलाल आंजना पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मुकाबला में है भी या नहीं? देखिए, चित्तौड़ में सीपी जोशी ने स्थिति काफी ठीक कर ली। जो चुनाव से पहले ये घोषित होने से पहले जो स्थिति थी उसमें उन्होंने काफी सुधार किया। चंद्रभान सिंह आक्या की जो नाराजगी थी वो दूर हुई, चंद्रभान सिंह आक्या साथ में आए। उसके बाद जो एक और वल्लभ नगर से जो पार्टी से काफी समय से दूर चल रहे थे, मैं उनका शायद नाम भूल रहा हूं जी, उनकी भी वापसी पार्टी में करवाने में वो सफल रहे। उदयलाल आंजना चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे जी, लेकिन फिर पार्टी ने जो आदेश दिया उसकी पालना में वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो चित्तौड़ का समीकरण है, जो चित्तौड़ की सीट है, हालांकि उदयलाल आंजना भी एक बार सांसद रहे हैं वहां से जी, लेकिन जब से वो हटे उसके बाद से चित्तौड़ सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाने लगी है। हालांकि कुछ हिस्से में सीपी जोशी का विरोध हुआ था कि टिकटों को लेकर, लेकिन वो काफी हद तक उसको साधने में सफल रहे हैं और चित्तौड़ सीट पे कह सकते हैं कि आज की तारीख में सीपी जोशी को काफी बढ़त है। कोटा ओम बिरला, सामने प्रहलाद गुंजल, दो भाई जो एक साथ घूमते थे, एक साथ प्रचार करते थे, वो अब अलग अलग हो गए हैं और अलग इस लेवल पे हो गए हैं कि जुबानी हमले दोनों ओर से शुरू हो गए हैं। हालांकि ओम बिरला अभी तक प्रहलाद गुंजल पे निशाना कम साध रहे हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल के जो भाई हैं वो कुछ कमी भी नहीं रख रहे हैं। ओम बिरला के जो भाई हैं उनका मैं नाम बोल रहा हूं, वो कुछ कमी भी नहीं रख रहे हैं। दोनों ओर से वार पलटवार चल रहा है। कोटा में मुकाबला काफी कठिन हो चला है। हालांकि ओम बिरला का जो वहां पे ऑरा है, ओम बिरला का जो काम है वो भी वहां पे एक अपना, और चूंकि कोटा शहरी सीट है इसका एक फायदा ओम बिरला को मिल रहा है। वहीं प्रहलाद गुंजल जब से कांग्रेस में गए हैं वो तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल का जो कांग्रेस को साथ देना चाहिए वो साथ मिल नहीं रहा है। शांति धारीवाल ने तो मंच पर ही उन्हें, शांति धारीवाल मेहनत करते दिखे सुबह ही जी, वो सुबह ही जयपुर के सेंट्रल पार्क में वॉक कर रहे थे जी जी। तो मैंने पूछा उनसे कि कोटा में चुनाव है, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई आंख का ऑपरेशन कराया है और कुछ दिन रेस्ट करूंगा। तो आप समझ सकते हैं
जी कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ इसका मतलब कांग्रेस का ऑपरेशन भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। वैसे ओम बिरला मजबूत नेता है और लेकिन वो प्रहलाद गुंजल भी कमजोर नहीं है, अच्छी फाइट वहां पे है और रोचक मुकाबले के साथ करीबी मुकाबला भी होने की संभावना नजर आ रही है। जी जी परिणाम काफी कुछ हद तक उस पर निर्भर करेंगे। जालोर सिरोही की बात कर देते हैं। लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत बड़ी चर्चा में सीट है। ये पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जोधपुर से जालोर सिरोही शिफ्ट हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ तक कह दिया है कि अब सौंप दिया तुमको। जी बिल्कुल, देखिए जालोर सिरोही सीट पूरी तरह से इसलिए चर्चा में है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान केवल और केवल जालोर सिरोही पे ही है। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने, हालांकि जो रणनीति बनाने में अशोक गहलोत का कोई वो कह सकते हैं हानि नहीं है, अशोक गहलोत अपने आप में एक बड़े रणनीतिकार हैं, इसका फायदा वहां पे मिल रहा है। जालोर सिरोही वैसे बीजेपी लगातार जीत रही है काफी टाइम से, 3 बार लगातार देवजी पटेल जीते। उनके सांसद हार गए इस बार विधानसभा में, तो वहां माहौल बिल्कुल अलग तरीके से हो सकता है। वो देखिए विधानसभा में कमजोर नहीं माना जाता राजनीतिक जादूगर को। जालोर सिरोही में स्थिति क्या है कि सबसे ज्यादा अगर मठ मंदिर कहीं है तो वो जालोर सिरोही में है। गुजरात से लगता हो। जी बिल्कुल। और जो कांग्रेस ने वहां पे वैभव गहलोत को उतारा है, तो वैभव गहलोत वहां केवल एक कैंडिडेट हैं, लेकिन चुनाव अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने वहां सभी खेमे जो थे जिले में, उन सबको एकजुट करने में सफलता हासिल की है। 5 साल में बड़ी उन्होंने योजनाएं राहत। बिल्कुल, लेकिन जालोर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था अंकित, वो नहीं हो पाया। तो कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। वही जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लुम्बाराम, बेहद सामान्य किसान परिवार से हैं, तो वो उनका जो कनेक्ट है वो जनता से इजी हो रहा है। वैभव उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जनता से कनेक्ट होने में, इसका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर नेताओं की फौज की बात करें कि भाई इस जाति के इस विधानसभा के नेता, तो नेता वैभव गहलोत के साथ हैं, लेकिन जब वर्कर की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, उसमें लुम्बाराम को बढ़त है। तो सर्वे भी यही कह रहा है और आज की स्थिति में वहां पे कड़ी फाइट कही जा सकती है। भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं। सीपी जोशी, हालांकि नाम में कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि बीजेपी वाले सीपी जोशी या कांग्रेस वाले, लेकिन मैं बता दूं कांग्रेस के और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थोड़े कड़क मिजाज माने जाते हैं। भीलवाड़ा से जीते हुए हैं, फिर से भीलवाड़ा से उन्हें टिकट दी गई है। दामोदर गुजर यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें शिफ्ट करने की सिचुएशन में आए, क्योंकि दामोदर गुजर को पहले भीलवाड़ा का दिया गया था, अब उन्हें राजसमंद भेज दिया गया। सीपी जोशी का मुकाबला दामोदर अग्रवाल से है और दामोदर अग्रवाल वहां पर उस कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए सीधे व्यक्ति माने जाते हैं, संघ के व्यक्ति हैं, संघनिष्ठ हैं, और वो सीट मेवाड़ की अहम सीट है। क्या लगता है आपको, भीलवाड़ा में कुछ देखिए संभावना है कांग्रेस के लिए? भीलवाड़ा में सीपी जोशी किस स्थिति में चुनाव लड़ने पहुंचे ये आपको भी पता है जी। अगर राजसमंद वाला चिट्ठी बाहर नहीं आई होती, सुदर्शन रावत वो खुलासा नहीं करते, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन लिखा था कि मेवाड़ के एक नेता ने मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वा दिया और मेरा नाम मेरे बिना पूछे। वो चिट्ठी ही सीपी जोशी के भीलवाड़ा चुनाव लड़ने का कारण बन गई। बेमन से सीपी जोशी भीलवाड़ा चुनाव लड़ने पहुंच तो गए, लेकिन नामांकन के अगले दिन ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो सीपी जोशी के सबसे करीबी कहे जाते थे, विवेक धाकड़, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो एक बड़ा झटका हो गया। वहीं भीलवाड़ा अगर बात करें तो भीलवाड़ा आरएसएस की सबसे मजबूत जगह है। संघ सबसे ज्यादा अगर कहीं मजबूत है तो वो भीलवाड़ा में है। और जो दामोदर अग्रवाल हैं, उनकी जो छवि है वो वहां पे एक सामान्य व्यापारी वाली है, सामान्य आदमी वाली है, इजी लोगों से मिलते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के बारे में कहा जाता है क्योंकि वो बड़े नेता के रूप में, तो उनका एक ऑरा है, उनसे जो मिलने का जो सिस्टम है वो एक अलग है। हालांकि भीलवाड़ा में सीपी जोशी जब थे तो चंबल के पानी वाला वादा किया था, वो वहां पे असर कर रहा है। लेकिन दामोदर गुजर को पहले टिकट देना और फिर वहां से शिफ्ट करना, तो उससे गुजर समाज में भी नाराजगी नजर आ रही है। तो भीलवाड़ा में अगर बात करें तो बढ़त जो बीजेपी को है। पाली की बात कर लेते हैं। पीपी चौधरी, संगीता बेनीवाल। पाली में पीपी चौधरी काफी मजबूत स्थिति में है। संगीता बेनीवाल मजबूती से चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उनको कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है। जी। राजसमंद महिमा विश्वेंद्र सिंह, वो तो राजसमंद तो
उस पर चर्चा केवल इतनी कर सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो तो सेफ कहें या बहुत ज्यादा सेफ कहें। चित्तौड़गढ़ से भी कनेक्शन है उसका? बिल्कुल, चित्तौड़ का कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि मेवाड़ के ही जो विश्वराज सिंह हैं, उनकी पत्नी महिमा सिंह वहां से चुनाव। झालावाड़ में कुछ रोचक होगा दुष्यंत सिंह से? झालावाड़ में वही होगा जो हमेशा होता है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने वहां पे कमान संभाल रखी है और प्रमोद जैन भाया लड़ते तो शायद मुकाबला कांटे का होता, लेकिन उर्मिला जैन भाया लड़ रही हैं, तो वहां पे जो होता आया है वही होता दिख रहा है। जी, अजमेर भागीरथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी भागीरथ किस्मत के धनी हैं भागीरथ चौधरी। जी, क्योंकि उनके सामने अगर कोई मजबूत उम्मीदवार आ जाता तो भागीरथ चौधरी के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन आज की तारीख में भागीरथ चौधरी काफी कंफर्ट जोन में है। जी। अब टोंक सवाई माधोपुर की बात कर लेते हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया और हरीश मीणा, कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है, क्योंकि हरीश मीणा के साथ जो हाथ है पीछे वो सचिन पायलट है। गुजर मीणा मतदाता, बिल्कुल, और गुजर मीणा एससी और माइनॉरिटी। हरीश मीणा अगर देखा जाए तो किरोड़ी बैसला के बेटे से जीते भी इस सचिन पायलट के चेहरे की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, कड़ा मुकाबला वहां भी होने की संभावनाएं थी, लेकिन हरीश चंद मीणा जीते। और अब की बार जो मुकाबला सुखबीर सिंह जौनपुरिया से हो रहा है, अब की बार उम्मीद थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन अंत समय में दे दी गई। टिकट लिया है। कई कारण वहां टोंक के चर्चा के भी है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए। 17 तारीख को मैं फिर अंकित अपन बैठेंगे 17 तारीख के बाद, क्योंकि 17 को जो रामनवमी है उसके बाद कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। जी, लेकिन आज की परिस्थिति में वहां हरीश मीणा मजबूत है। अंतिम सीट उदयपुर एसटी सीट है, क्या लगता है? तारचंद मीणा, मन्नालाल रावत। वैसे चुनाव उदयपुर भाजपा के लिए सबसे सेफ सीट हो गई, तो क्योंकि उदयपुर में जो नेता था वो तो गौरव वल्लभ भी आ गए, तो उदयपुर में कांग्रेस का कोई लोहा लेने वाला नेता उधर है नहीं। बिल्कुल, लंबे समय से बिल्कुल कटारिया वहां राजनीति करते रहे। बिल्कुल, तो राजनीतिक समीकरणों में ये 13 जो अहम सीटें हैं, ये राजस्थान की लोकसभा दावेदारी और खासतौर पर केंद्र में सत्ता में तय करने के किरदार में अहम साबित होने जा रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। राजस्थान चौक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हाँ, ये सटीक विश्लेषण ऐसे ही आते रहेंगे। आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आप क्या मानते हैं? आप दर्शक हैं, मेरे अपने परिवार से हैं। राजस्थान चौक के लिए आपके हर एक कमेंट की उतनी ही तवज्जो है, उनके आधार पर भी हम रिपोर्ट बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या रह सकता है राजनीतिक मिजाज। फिलहाल के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।